रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 49वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। कल मैंने आखिरी में एक बात कह के विराम लिया था। स्टेज परफॉर्मेंस और एक्टिंग इज नॉट द रिप्लिका ऑफ रियलिटी इवन इन रियलिज्म। यहाँ पर बात खत्म करी थी, तो इससे हम सूत्र जोड़ सकते हैं आज के सेशन में या फिर कल के सेशन में। अगर बात पहले ख़त्म हो गई तो आज ही ये बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे के आने वाले जो 2 दिन होंगे शायद इसी पर बात हो। लेकिन कल आपको याद होगा बीच वार्ता के दौरान मैंने कहा था कि एक बात मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, सूत्र रूप में जो कभी अगर हमें काम करना हो तो उसको एक सूत्र रूप में हम उसका अप्लाई कर सकते हैं। वो बात क्या है, ये इतने वर्षों के अनुभव के बाद या एहसास के बाद मुझे ये लगता है कि शब्द अपने आप में कुछ नहीं होता। मंच पर प्रदर्शित होने के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, लिखित में नहीं बात कर रहा हूँ। लिखित में तो शब्द वो कमाल काम करता है कि लेखक या रचनाकार ने जो लिखा होता है, संवेदनशील पाठक के मन में वो चित्र उभरने लगते हैं। बीच में कोई बात ही नहीं हो रही है, मौन शब्द है, मौन पाठक है। वो कौन, वो पता नहीं कैसा सॉफ्टवेयर है भाई। उन्होंने देखा, आँख से देखा, और वो शब्द के भीतर जो कुछ भी है वो सब अंदर जो है विजुलाइज भी हो गया और उसकी रस निष्पत्ति भी हो गई, उसका रस भी निकल आया और दर्शन भी हो गया। ये कमाल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम मंच पर उस शब्द को लाते हैं तो हम पाठक के सामने उसको दिखाते तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। यानी मंच वो स्क्रिप्ट का शब्द मॉडिफाई होके, रूपांतरित होके, कन्वर्ट होके जो है दर्शकों तक पहुंचता है, ठीक है। कैसे? शब्द जो है ध्वनि में बदलता है। शब्द जब ध्वनि में बदलता है, वो ध्वनि एक निश्चित आघात, निश्चित तरंग, निश्चित वॉल्यूम यानी मात्रा और निश्चित पिच, सुर लेकर अभिनेता के मन से, मस्तिष्क से पोषण पाकर, यानी जो उसकी अनुभूति है, जो विचार है, जो उसकी मनोदशा है, उससे वो खाद पानी पाकर वो ध्वनि की तरह, शब्द की जो ध्वनि तरंगें बनती हैं वो दर्शक के दिलो दिमाग तक जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेज के संदर्भ में या मंच के अभिनय के संदर्भ में शब्द अपने आप में कुछ नहीं होता। शब्द को दी गई ध्वनि ही उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को, उसके प्रभाव को और उसके निहितार्थ को यथोचित रूप में, रिक्वायर्ड रूप में दर्शक के दिलो दिमाग तक पहुंचाती है, ठीक है। यानी क्या हो गया, लेखक ने जो कुछ लिखा, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है या हमारे भीतर परिकल्पित होती है, लेकिन उसमें भी तो शब्द वहाँ मौन रूप में विद्यमान होता है, बल्कि शब्द तो उसमें होता ही नहीं है। वहाँ तो अनुभूति होती है या विचार होता है। बाद में वो अनुभूति और विचार हमारे बाहरी 2 उपकरणों में से किसी एक उपकरण के माध्यम से या कभी दोनों उपकरणों के माध्यम से व्यक्त होकर दर्शक के दिलो दिमाग तक जाते हैं, ठीक है। कभी अनुभूति और विचार जो है केवल मुख की भाव भंगिमा और हाथ पैर के चलने, हिलने डुलने से, जिसको हम जेस्चर बोलते हैं, विन्यास बोलते हैं, इससे पहुंच जाता है।
अगर हमें शब्द की आवश्यकता ना महसूस हो, और कभी कभी साथ में शब्द भी ये काम, मतलब ध्वनि शब्द को उच्चारण है, और शब्द से मेरा मतलब है उसका उच्चारण, वाचिक। तो कभी कभी ये शरीर और वाचिक दोनों काम आते हैं, कभी कभी हम केवल वाचिक से काम चलाते हैं। ठीक है, मंच के संदर्भ में। अब ये जो भी शब्द आ रहा है या तो लिखित स्क्रिप्ट के माध्यम से आ रहा है, वो भले ही हम ही ने लिखा हो या फिर अभी लिखा नहीं, लेकिन हमारे भीतर सुनिश्चित है ना। लेकिन शब्द पहले नहीं सुनिश्चित होता, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, आपको इस बात का एहसास हो ही जाएगा। पहले तो भीतर अनुभूति होती है, फिर विचार या विचार होता है, या दोनों चीज होती हैं। उनको शब्द में बदलना पड़ता है, फिर वो शब्द को ध्वनि देनी पड़ती है, और ध्वनि देने के लिए सारा वही काम चलेगा, वो 5Ws 1H वाला, या 3 स्तर पर पात्र के चरित्र चित्रण वाला और नाटक के विश्लेषण वाला, कथ्य, कथानक, विषय वस्तु, देश काल, परिस्थिति, वातावरण। ठीक है, इन सब का निचोड़ निकाल के, एसेंस निकाल के, तब उस शब्द को कौन सी किस प्रकार की ध्वनि दी जाए ये पता चलेगा। ठीक है, वो सुनिश्चित किया जाएगा, फिर उस तरह से जाएगा। अगर अभिनेता, हम कह रहे हैं, बहुत प्रभावशाली, बहुत ही कलात्मक ढंग से शब्द न बोल पाए, केवल मामूली ढंग से ही बोले केवल अगर, तब क्या गलती हो सकती है। लेखक ने जो लिखा है शब्द, उसके साथ अन्याय हो जाएगा, और उससे 10 गुना बेहतर तो पाठक खुद पढ़ के ग्रहण कर लेगा, है ना। अगर पाठक को स्क्रिप्ट दे दी जाए, पुराने ज़माने में भाई कहानी में क्या होता है, उपन्यास में क्या होता है, कविता में क्या होता है, पाठक पढ़ता है, वो संवेदनशील होता है, विचारशील होता है, और कितना आनंद ले लेता है। वे विश्व भर का साहित्य, नाट्येतर साहित्य पाठक के लिए तो लिखा गया, वो मौन संप्रेषण के लिए ही तो लिखा गया है, और वो कितना गजब का काम कर देता है। ठीक, और अभिनेता हमारा उसके साथ उपयुक्त उपचार न करके शब्द की हत्या तो करता ही करता है, अत्याचार भी करता है उस दर्शक के साथ जिस दर्शक ने अगर केवल पढ़ा होगा तो वो कई गुना आनंद ले लिया होगा। ठीक है, अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कल 1 गिलास पानी दे दो के वाक्य को कल हमने कितने ज़्यादा विन्यास देकर समझने की कोशिश की थी। जितने विन्यास हम दे पाए थे, कोई ज़रूरी नहीं कि उतना ही हो, अभी भी अनंत है। यहाँ पर वो बात लागू होती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसके तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैंने कहा ना, भावना और विचार के तो मिली माइक्रोन लेवल पर डिवीज़न हो सकते हैं, भेद हो सकते हैं, डिग्री का अंतर हो सकता है, मंतव्य का ही नहीं, उसकी इंटेंसिटी की डिग्री का अंतर बहुत असंख्य हो सकता है। ठीक है, तो एक्टर को तो उसके सुपर संवेदनशील होना पड़ेगा, उस पाठक से कहीं ज़्यादा होना पड़ेगा जिस पाठक ने लिखित रचना का इतना अद्भुत आनंद ले लिया हो। उस पाठक को हम अभिनय करके क्या दिए दे रहे हैं, इस बात की ज़रा नैतिक पड़ताल हमें खुद की करनी चाहिए। अब चैलेंज बढ़ जाएगा जब हम ये जान ले रहे हैं कि बिना बोले ही पाठक पढ़ के, मतलब अंतर्मन में पढ़ के, मौन के द्वारा ही, मौन संप्रेषण के द्वारा ही कई गुना आनंद ले लेता है, और इस पाठक को हम करें और नाटक हमारा देख लो, तो हमारे चैलेंज कितना बढ़ जाएगा, है ना। तब इतनी बारीकी तो सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ जो हमने कहा, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि शब्द अपने आप में कुछ नहीं होता, उसको दी गई ध्वनि ही उसके अर्थ का, भावार्थ का, एक प्रत्यक्ष अर्थ होता है, भाव का अर्थ होता है, और प्रभाव का और निहितार्थ का क्या करती है, स्पष्ट उल्लेख करके दर्शकों के दिल दिमाग तक जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों से, ज़रा ठीक ढंग से बैठूं, कि शब्द एक खाली डिब्बा होता है। ठीक है,
और उसका प्रोडक्ट क्या होता है जो उस डिब्बे में कैरी करके जाएगा? वो प्रोडक्ट होता है कोई इमोशन या थॉट या मूड की कोई दशा, है ना। तो ये शब्द रूपी खाली डिब्बे में वो भर के भेजा जाता है। ठीक है, अब डिब्बा अगर खाली चला गया, हमने शब्द तो बड़े जोर से बोल दिया, बड़ा क्रिस्टल क्लियर बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन और व्याकरण निष्ठ उच्चारण के साथ बोल दिया, लेकिन अंदर अनुभूति या विचार रूपी प्रोडक्ट है ही नहीं। खाली बढ़िया पैकिंग चली जाएगी और अंदर प्रोडक्ट दर्शक को कुछ नहीं मिलेगा, ये भी ठीक नहीं है, है ना। तो ये है कि बिना अनुभूति और विचार के तो कुछ नहीं होगा। मेन खजाना तो वही है, बाहर तो हम केवल साधन है हमारे पास, वाणी या शरीर। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम लोग शब्द की मतलब शब्द के उच्चारण की महत्ता को जब इतनी गहराई से समझ जाएंगे, तब हम सावधान हो जाएंगे कि हाँ भाई, ढंग से मतलब निकाल लो भैया। जो कुछ भी है हमारे पास, टेक्स्ट है, संवाद है, शब्द है या वाक्य है या पैसेज है, इसका भली भांति एक्सट्रैक्ट निकाल लो, उसको अपनी अनुभूति में जज्ब कर लो और उस जज्ब किए हुए को अपने एक्सप्रेशन से, अपने उच्चारण से, अपने भाव भंगिमा से पूरा सृजनात्मक जतन करके, सृजन करके दर्शकों तक भेजो। अब हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमें कितना बड़ा काम करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा या आपने स्वीकार कर लिया होगा कि इतने सारे जो कल वेरिएशन दिखाए गए थे या हमने इतने सारे वेरिएशन में हम लोगों ने चिंतन मनन किया, तो वो जेन्युइन था, वो ज़रूरी था। अब अभी कुछ और सारी बातें हो सकती हैं। ये तो भाव और विचार को वाक्य के या संवाद के या किसी बड़े पैसेज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की बात है, लेकिन बोलने में तो हमें ग्रामेटिकल पंक्चुएशन का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। लेकिन जब हम, एक बात है, जब अंदर सब सही हो जाता है ना, बाहर कुछ भी करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप वैसे होने लगता है। जीवन में होता है ना वैसा, जीवन में अपने आप वैसा होता है, जैसी हमारी इच्छा होती है, जैसा हमारा मन कहता है, जैसा हमारा विचार कहता है, हम वैसा ही तो करते हैं। वैसा कब नहीं कर पाते हैं? या जब हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा होता है, हम अनमने होते हैं, ध्यान भटका हुआ होता है, या बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, बेकाबू होते हैं। जैसे आपने नशे में बेकाबू हुए लोगों को देखा होगा, ना वो बोल ढंग से पाते, ना वो चल ढंग से पाते हैं। लेकिन कभी कभी हम दुख और सुख दोनों में भी, भावों के जरिए भी, के प्रभाव में भी बेकाबू हो सकते हैं। ऐसे में हम जो है गलत सलत कर बैठते हैं। अन्यथा मन में जो होता है, हमारे मस्तिष्क में जो होता है, सारे काम और बात वैसे ही निकलती हैं, अपने आप निकलती हैं। क्यों? क्यों? उसका हमारा बिल्कुल नैसर्गिक जो है संबंध है। लेकिन जब हम दूसरे पात्र का काम कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमारा संबंध कैसे हो जाएगा? उसके लिए अभ्यास होता है, उसी के लिए तो इतना जतन हो रहा है। 48 एपिसोड का जो जतन किया गया है इससे पहले, है ना। तो अब हम आगे ज़रा बढ़ते हैं। जो पंक्चुएशन की बात मैं कर रहा हूँ वो बड़ी मोटी बात, शायद आपने बचपन में सुना होगा। 4 शब्दों का एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। मैं ग्रामेटिकल पंक्चुएशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम रोको के बाद कॉमा लगा देते हैं, रोको मत जाने दो, एक बात होगी, भैया रोक लो इसको, जाने मत दो। अगर हम कॉमा हटा के मत के आगे लगाते हैं, रोको मत जाने दो, बिल्कुल उल्टा हो गया। अब मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ, इसमें भाव विचार पे बहुत ज़्यादा काम ना करते हुए भी, शब्दों पर आघात और एम्फेसाइज देने की चिंता ना करते हुए भी, केवल ग्रामेटिक पंक्चुएशन का ध्यान रखने से भी बात बन और बिगड़ सकती है। लेकिन एक्टिंग के समय, किसी भी पात्र को निभाते समय हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप रखना पड़ता है, स्वतः होता है। क्योंकि जीवन में जो होता है उसी को वापस हम रचनात्मकता के
जो एक क्या करना चाहिए, क्रिएटिव टेबल है ना, जैसे लैब में होती है ना, एक टेबल होती है, उसमें इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं और कुछ काम चल रहा होता है। इसी तरीके से हम किसी कंसेप्ट या सुनिश्चित चीज़ को क्रिएटिविटी के टेबल पर, ऑपरेशन टेबल पर या क्रिएशन की टेबल पर रखते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं, तब इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब एक गिलास पानी दे दो कि जो बात हम कल कर रहे थे, इसके कुछ उदाहरण और हो सकते हैं। जैसे कभी कभी आता है, आप दूसरे काम में लग रहे हैं और थोड़ा उतावलापन है, कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे हाँ एक गिलास पानी दे दो, लेकिन ये है कि चाहिए तो, लेकिन मेन फोकस इसमें है भाई, मेन फोकस इसमें है, जो चल रहा है वो पानी भी चाहिए हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, सामने नहीं होता, आदमी दूर होता है, तो एक सिंपल बिना भाव और विचार का खेल किए बगैर भी सिंपली हम ऊंचे स्केल में बोलते हैं, एक गिलास पानी दे दो, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं, भाव में कोई टेंशन नहीं, फिर भी सामने बैठा एक गिलास पानी दे दो, बगल में बैठा आपका हेल्प कर सकता है, वो दे सकता है, दूर होगा एक गिलास पानी दे दो। अब मान लिया उसने सुना नहीं, तो अब हल्का सा अर्जेंसी, गुस्सा या थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एक गिलास पानी दे दो, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, अब ज़्यादा उदाहरण दे पाना संभव नहीं है, तो अब आप इस हिसाब से समझ जाएंगे, हाँ भैया, हरे अनंत हरे कथा अनंता के हिसाब से मानव मन है भाई, मानव मस्तिष्क है, कब किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, किस भौतिक, किस सामाजिक, किस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति किस इच्छा से या किस ज़रूरत से या किस प्रतिक्रिया में या किस प्रभाव में क्या महसूस कर सकता है, क्या सोच सकता है, क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है, इन सारी बातों में बहुत विविधता हो सकती है। अब तक हम लोगों के समझ में ये बात आ जानी चाहिए, मेरे समझ में आ गई है, आप लोग बताइए। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा लेक्चर और देता हूँ। कल मैंने रियलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था ना, और आज भी कर दिया आते ही, ताकि घंटी बज जाए, बेल आइकॉन बज जाए, ठीक है, सब्सक्राइब हो जाए सब्जेक्ट हमारा। तो ऐसा है, आज मैं जनरल बात करूँगा, फिर कल आगे बढ़ेंगे, आज ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे। आज के युग में जो हम बिल्कुल अपने जीवन के कालखंड को और अपनी समझ और इच्छा के और ज़रूरत के भर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब हम क्या समझते हैं या समझने लगे हैं कि रियलिज्म ही सही होता, बाकी गलत होता है। क्योंकि फिल्मों के प्रभाव में या तमाम तरह की जो एक्टिंग ट्रेंड्स चले हुए हैं, आधुनिक, नव आधुनिक, न्यू मॉडर्न जो ट्रेंड चले हुए हैं, उसमें यह आ रहा है कि भाई बिल्कुल वो होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए भाई, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, अरे बिल्कुल एक्टिंग मत करो भाई, बिल्कुल एक्टिंग मत, बिल्कुल नेचुरल चाहिए। इस तरह का ट्रेंड चल गया है। ठीक है। तो इस चक्कर में हो क्या रहा है, इस चक्कर में हो या रहा है कि आदमी कुछ कर ही नहीं रहा, वो जैसा है वैसे हो जा रहा है, वैसे व्यक्त कर दे रहा है, यानी कि उसमें कन्वे करने का जो एक प्रोजेक्शन वाली जो एनर्जी होती है वो शामिल नहीं हो रही है। ये दिक्कत क्या हो रही है, जो कैमरा माध्यम आजकल फिल्मों में जो ट्रेंड आ गया है, तमाम ये जो अच्छी फिल्में जो बन रही हैं, जो बड़ी रियलिस्टिक फिल्में बन रही हैं, उसके कास्टिंग डायरेक्टर्स ने ये ट्रेंड चला दिया, जहाँ अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, देखो ये कैरेक्टर, देखो एक्टिंग नहीं करनी है, थिएटर नहीं है, थिएटर नहीं, बिल्कुल 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 जैसे है वैसे बोल दो, जैसे तुम हो ना वैसे बोल दो, बिल्कुल सर से कुछ नहीं करना चाहिए, तुम बोल दो, ऐसा होता है। अब थिएटर नहीं भाई, थिएटर क्यों होगा कैमरे के सामने, तो थिएटर वैसे भी नहीं होगा, थिएटर अलग चीज़ है, कैमरा अलग चीज़ है। मैं कैमरा को प्रोज कहता हूँ, थिएटर को मैं कविता कहता हूँ, मेरा तो ये भेद है सीधे सीधे। न प्रोज झूठा होता, न कविता झूठी होती है, न प्रोज महान होता अपने आप में, न कविता महान होती है, कोई किसी के कंपैरिजन में है नहीं, प्रोज के कंपैरिजन में है, कविता के कंपैरिजन में है। ठीक है। ये बातें बाद में, अभी बहुत अच्छी तरह नहीं समझ में आ रही होंगी, तो बाद में समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो ये जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें
क्या समझने लगे धीरे धीरे, थिएटर तो गलत होता है, थिएटर तो झूठा होता है। अरे ये है रियलिस्टिक एक्टिंग, रियलिस्टिक होनी चाहिए एक्टिंग, रियलिस्टिक होनी चाहिए। इस तरह कर करके क्या हो गया भैया, थिएटर जहां तक रियलिज्म है, जहां तक रियलिज्म में हो रहा है उतना तुम थिएटर मान रहे हैं और बाकी कुछ नहीं मान रहे। अधिकतर ऐसा हो रहा है। ठीक, तो इस धारणा को तोड़ना है। जैसे अभी मैंने जाने अनजाने का प्रोज और कविता का उदाहरण दे दिया, इसी तरीके से ये समझिए कि रियलिज्म भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और दूसरे इज्म भी अभिव्यक्ति के एक माध्यम है। साहित्य में ही हमारे पास कितना भेद है, एक कहानी है, एक निबंध है, एक उपन्यास है और कविता है। कविता में तो न जाने कितने भेद हैं, छंदबद्ध और छंद भी कितने प्रकार के हैं, अतुकांत और अतुकांत के भी कितने श्रेणी हैं, सोनेट्स हैं, है ना। त्रिलोचन जी हुआ करते थे सोनेट, शेक्सपियर की तरह सोनेट्स लिखा करते थे। और इसी तरीके से तमाम और प्राचीन काल के हिसाब से दोहा, सवैया, सोरठा, चौपाई, पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो झूठा होता है। कहने के अलग अलग अंदाज हैं, झूठा कुछ नहीं है। झूठा तो रियलिज्म भी हो सकता है। आप मैं अंदर फील करके कर ना रहे हूँ और दिल में कुछ आ नहीं रहा हो और दिमाग में कुछ चिंतन हो नहीं रहा हो, आपने बात बिल्कुल भूसे की तरह निकाल दी, बिल्कुल हाँ रोज़मर्रा जैसे बोलते हैं वैसे निकाल दी, तो वही तो कूड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये बात मैं आगे के नज़रिए को खोलने के लिए, और कल जब मैं एक गिलास पानी दे दो को दूसरे इज़म में कहूँगा तब आप बात रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए मैं थोड़ी सी ये बात कर लेता हूँ। आप लोग ज़रा सा पेंटिंग्स भी देखा करिए। मैंने साहित्य का तो उदाहरण दे दिया, अभी नाटक और फिल्म का बाद में करेंगे। देखिए साहित्य में कितने भेद हो गए। क्या आप में से कोई एक व्यक्ति कह सकता है कविता झूठी होती है, रियलिज्म सत्ता, कहानी सच्ची होती है, ऐसा कह सकता है? कबीर दास जी ने लिखा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जीवन में हम ऐसे नहीं बोलते, ये सही है, जीवन में बोलने का स्टाइल नहीं है, ये कविता है। लेकिन कविता में जो बात कही गई है भाई साहब, वो कितनी बड़ी बात है, वो जीवन की कैसी गहनतम सच्चाई है, कैसा दर्शन है। अब इसको कोई गा के कहेगा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप मुझसे ये कहेंगे सर ऐसे गा के जीवन में कौन बोलता है? तो हम कब कह रहे हैं कि गा के जीवन में कोई ऐसे बोलता है, जीवन में ऐसे बात नहीं करते। हम बात क्या कर रहे हैं, वो कितनी प्रभावशाली है, उसने कितना असर किया है, उस अंदाज, वो अंदाज कितना रोचक है, कितना प्रभावशाली है, ये देखना पड़ेगा। ये सिर्फ अंदाज है। इज्म जो है, रियलिज्म भी कहने के अंदाजों में एक अंदाज है, कि एकमात्र वही अंदाज नहीं है। अब मैं यही बात रियलिज्म में कहूँगा तो क्या कैसे कहा जाएगा ये बात रोज़मर्रा के जीवन में? सच्चाई के बराबर तप नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं है, जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर है। अब मैंने प्रोज में कहा जैसे बोलते रोज का, लेकिन आपको बात कूड़ा नहीं लगी? मेरी बात में कोई दम लगा? मैं जो कह रहा हूँ उस बात में कोई कन्विक्शन लगा तो कूड़ा हो गया ना। रियलिज्म भी तो कूड़ा हो गया। हाँ, रियलिज्म में भी एक बात अच्छे प्रभावशाली ढंग से कहा जा सकता है, सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर वास करता है। अब मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कोशिश तो की कि भाई ये बात में जो बात है उस बात को वजन दिया जाए। हाँ, मेरा कहने का इसमें अंदाज क्या था? रियलिस्टिक था। उसमें क्या यानी प्रोज की था, उधर क्या था? पोएटिक था और गेयात्मकता थी, उसमें सिंगिंग था। कोई और दूसरा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय
सांच है ताके हृदय आप, ये भी एक धुन हो सकती है। अब किसको कौन ज़्यादा अच्छी लगे, कौन जिसको, और माहौल क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या, उस हिसाब से म्यूजिक का भी चयन होता है, ठीक है ना। और कौन गा रहा है, किन परिस्थितियों में गा रहा है, क्यों गा रहा है, किसके लिए गा रहा है, 5 Ws 1 H, ध्यान रखिएगा। तो उसमें गाने के भी तमामों तरीके हो जाएंगे। कल हम एक गिलास पानी दे दो के साथ थोड़ा सा ये क्रिएटिव खुरपैंच करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बात। अब मैं पेंटिंग की बात करता हूँ। पेंटिंग मैंने इज्म के गुरु तो पेंटिंग वाले ही हैं। हाँ, थिएटर वगैरह में मेरी समझ, मैं जैसा जानता हूँ, जितना जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पेंटिंग ने ही बात को अलग अलग ढंग से कहने के जो है अंदाज़ों का इन्वेंशन किया है, और वो दूसरे विधाओं में भी उसको आत्मसात किया है। हाँ, नकल नहीं करी है, आत्मसात किया, अपनी पूरी मौलिकता के साथ अपनी पूरी पहचान बनाते हुए किया है। आपने गुफाओं के जो शैल चित्र मिलते हैं उनका देखो, सिंपल रेखांकन होता है ना। बस एक चूहा जैसा बना है, एक सांप बना है, ये क्या सिंपलिसिज्म, बिल्कुल साधारण। एक होता, अब इसकी आप लोग टर्म्स में बोलूँगा, मैं व्याख्यान इतना नहीं दे पाऊँगा, आप गूगल सर्च करिएगा, समझिएगा उसको। एक होता है नेचुरलिज्म, एक होता है रियलिज्म, एक होता है सेलेक्टिव रियलिज्म, एक होता है इम्प्रेशनिज्म, एक होता है एक्सप्रेशनिज्म, एक होता है सिंबलिज्म, एक होता है सररियलिज्म, और अब तो लोगों ने नियो सररियलिज्म भी कहना शुरू कर दिया है। तो ये कहने के अंदाज क्यों आए होंगे, क्यों बने होंगे? आदमी तो नवोन्मेषी होता है ना, नित नई नई खोज करता है, वो नए वक्त की नई नब्ज की नई धड़कन के हिसाब से उसकी सृजना के भी नए नए अंकुर फूटते हैं, नए नए तेवर फूटते हैं, नई नई कोपलें निकलती हैं। अब मैं आपको मोटे तौर पर बात करूं, रियलिज्म में अधिकतर तब इस्तेमाल होता है जब जीवन में जो वस्तु जगत में जो चीज़ें हमें जैसी दिखाई पड़ती हैं उनको हम ज्यों का त्यों वैसा ही बनाते हैं। हाँ, हमें उनके ज़रिए कोई मूड कहना होता है, या कोई वातावरण का लैंडस्केप है तो वातावरण की मधुरता दिखानी होती है, या और कोई चीज़ दिखानी होती है, मोटे तौर पर अनुभूति, फील देने के लिए, है ना। और कभी कभी हल्का सा विचार भी आ सकता है। तो रियलिज्म की एक बात मोटी पहचानी है। अब इसके ज्यों ज्यों बात आगे बढ़ती गई, पेंटर्स की जो चिंतनशीलता है, यथार्थ जिसके जो बाहरी स्वरूप है उसके भीतर प्रवेश लेने लगी, मन की और गहराइयों में, मस्तिष्क की और गहराइयों में, और बिल्कुल पॉइंट की ओर होते हुए तब इम्प्रेशनिज्म की शुरुआत हुई, फिर एक्सप्रेशनिज्म आया, अब सिंबलिज्म एक आया। कब? जब हम इमोशन से हटकर थॉट भी तो कहना है आदमी को, विचार को भी तो दिखाना है, चित्रित करना है, केवल इमोशन नहीं। और जब विचार चित्रित करने का चैलेंज आया, है ना, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन चित्रित करने का चैलेंज आया, जैसे शांति बनाओ भाई, मकान, चलो मकान आपने बना लिया, पहाड़ पहाड़ आपने बना लिया, लैंडस्केप आपने वैसा ही बना लिया, समंदर का किनारा आपने बना लिया, उगता सूरज आपने बना लिया, लेकिन मैं कहूँ शांति बनाओ, करुणा बनाओ, ये तो भाववाचक है ना, इनका कोई आकार तो नहीं है। तब क्या यथार्थ के दायरे में बना सकते हैं आप? शांति का चित्र बना सकते हैं, क्रोध का चित्र बना सकते हैं। क्रोध का यूं नहीं तलवार हाथ में ले लिया, आदमी को दिखा दिया, क्रोधी हो गया, वो तो आक्रमण भी हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से घुटन का चित्र बना सकते हैं, षड्यंत्र का चित्र बना सकते हैं, हताशा का चित्र बना सकते हैं। रियलिज्म में भाई किताब का चित्र बना लोगे, लैंप शेड का चित्र बना लोगे, बुक का चित्र बना लोगे, तो इनका कैसे बनाओगे?
तो पेंटर्स ने तब इनको चित्रित करने के लिए, दर्शक के दिल और दिमाग में उसकी छाप छोड़ने के लिए नए नए इज़्म के तरीके, नए नए व्यंग्यमाएँ, नए नए अंदाज पैदा किए दृश्य के, दृश्य विधान के। उसी प्रकार से परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी रियलिज्म के अलावा तमाम सारे और इज़्म भी थिएटर में हैं। आप कहेंगे हम तो फिल्म की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, फिल्म की बात करना चाहिए, हम फिल्म में जाएंगे। बच्चा, फिल्म कब शुरू हुई? 150 साल पे आसपास, जब कैमरे का आविष्कार हुआ ना, तभी से तो 200 मान लो, चलो मेरा ख्याल से स्टिल फोटोग्राफी पहले और शुरू हो गई थी 150 से पहले। और थिएटर मानव समाज के उद्भव काल से उसके मूल्यों के संघर्ष का, उसके दर्शनों की स्थापना का साक्षी रहा है हजारों हजार साल से। तो कैमरा तो एक चश्मा है ना, मानव इतिहास की इस ग्लोरी, मतलब जो बहुत ही गौरवशाली जो विधा है, इसको देखने का एक चश्मा है, लेकिन उसकी अपनी एक पहचान है। तो वहाँ सीमितता है, क्योंकि वो मेरे बगल में आके मेरे केवल आँख को भी कवर कर सकता है, तो रियलिज्म ही उसके लिए सबसे उपयुक्त विधा है। लेकिन स्टेज पर ये संभव नहीं है। दर्शक आके अभिनेता के आँख तक नहीं चलाएगा। 500 लोग बैठे हुए हैं, तो 500 लोग, कोई कहीं पर बैठा, कोई कहीं पर बैठा, और स्टेज का एक भूगोल है, वहीं पर सब करना है, तो सारा का काम सारा रियलिज्म में हो सकता है। हाँ, कोई इसके बता दे, फिर इसकी इसीलिए अलग अलग ढंग की स्क्रिप्ट लिखी गई है, अलग अलग तरीके की स्क्रिप्ट लिखी गई है सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो लिखी गई तो उनको फिर वो अंदाज दिया गया है, वही इज़्म दिया गया। तब रियलिज्म से अलग इज़्म भी थिएटर पर पैदा हुए हैं। दूसरे यहाँ पर इज़्म भले ना कहें, अलग अलग अंदाज, अलग अलग शैलियाँ। ठीक, एक मोटा उदाहरण देता हूँ आखिरी में, फिर आपकी नज़र खोलने के लिए। हम दरअसल जो लोग कैमरे के या सिनेमा के पर्दे के गुलाम हो गए हैं ना, मेस्मराइज्ड हो गए हैं ना, हिप्नोटाइज्ड, वही सब कुछ है। वो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। वो बहुत गजब की चीज़ है लेकिन सब कुछ नहीं है। वो जो सब कुछ का एक बिंदु है, वो अपने आप में गजब की चीज़ है। उसमें भी क्या क्या रचा जा सकता है, युगों तक न भूलने वाला रचा जा सकता है। रचने की नीयत हो तो बहुत लोगों ने ऐसा काम किया है। ठीक है, अब जीवन में हम सामान्य ढंग से बात करते हैं, कोई कथा बोलता है, कथा बोलने वाला आता है, कथा बोलता है, वही कथा एक भरतनाट्यम वाला नर्तक या नर्तकी प्रस्तुत कर रहे होते हैं। वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं। तो क्या हम ये कहते हैं अरे ऐसा हम जीवन में कहाँ करते हैं, ये क्या कर रहे हैं लोग? ऐसा तो नहीं कहते ना। हम कहते हैं वाह क्या रचा है भाई, क्या रचा है। हम आपको बताएं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ये रविंद्रालय की बात रही होगी सन 1988 या 89 की। पद्मा सुब्रमण्यम जी भरतनाट्यम की बहुत गजब की नर्तकी, अद्भुत कलाकार रही है। उन्हीं की संस्था थी या कोई और था। तो एक छोटी बच्ची 10-12 साल की बच्ची थी, उसने भरतनाट्यम में जटायु और रावण का संघर्ष दिखाया था। 10-15 मिनट की उसकी प्रस्तुति थी। मेरे बगल में मेरे अनुज, जो मुझे अनिल निरंजन, जो 88 पास आउट हैं भारतीय नाट्य अकादमी के, वो बैठे हुए थे। तो उन दोनों हमारे यहाँ बड़े को सीनियर को सर कहने के बराबर वो थी परंपरा। तो अचानक उनका हाथ मेरी तरफ आया। मैंने क्या हुआ? अरे सर मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्यों? इसमें ये दुख की बात तो नहीं है, तो बड़ी बच्ची तो जटायु का बड़ी वीरता दिखा रही। नहीं, ये खुशी के आंसू, ये कैसा कर रही है, कितना जीवंत लग रहा है, ये कितना गजब कर रही है सर, खुशी के मारे इसकी परफॉर्मेंस देख के मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो भैया रियलिज्म में तो नहीं था, है ना। तो सिर्फ
मेरा कहने का ये मकसद ये है कि आपको रियलिज्म मतलब रियलिज्म को त्यागने के लिए नहीं, उसकी जकड़ से मुक्त होने के लिए और भी अपनी कल्पनाशीलता सृजनात्मकता को विस्तार देने के लिए, नज़र खोलने के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। तभी आगे आने वाले समय में कुछ और बातें मेरी आपके समझ में आएंगी।